दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन कंटिन्यू कर रहे होंगे, है ना। जैसा आप सभी लोग जानते हो बहुत सर्दी पड़ रही है, इसलिए अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के बैठना है और तैयार हो जाइए। कपड़े पहन के और कॉपी पेन लेके बिल्कुल तैयार हो जाइए। आज हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक वाइज सीट में एक नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। कौन सा? क्रिया और वाच्य। ठीक है, क्रिया और वाच्य को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यूपी पुलिस वालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, इसलिए आप सभी लोग एकदम कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और बराबर अपना कंटिन्यू करिएगा। ओके, चलिए देखते हैं। ये हमारा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस जो है वो सीट नंबर 2 है टॉपिक वाइज। ठीक है, यस, यूपी पुलिस कांस्टेबल टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 02। ओके, यस, नेक्स्ट देखते हैं। ये कौन से हैं आपके? क्रिया और वाच्य। हम लोग किसको कंप्लीट करेंगे? हम लोग क्रिया को और वाच्य को कंप्लीट करेंगे। किसे? क्रिया और वाच्य कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। देखिए, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें कहते हैं। बताइए, सबसे पहला, जिन शब्दों से, ये दिया गया है, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ये परिभाषा है भैया। ये क्या है? ये आपकी परिभाषा है। ठीक है बेटा, यस, परिभाषा आपकी क्या है बेटा? ये जिन शब्दों से, ये आपका जिन शब्दों से कार्य का करना या होना पाया जाए, या होना, ठीक है, ये ध्यान रखना, होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे बेटा, उसे क्रिया कहते हैं। ये क्रिया की परिभाषा है, ये मैं आपको नोट करके बता रहा हूँ। उसे क्रिया कहते हैं। ठीक, जिन शब्दों से कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ध्यान रखो, तो जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण गलत, सर्वनाम गलत, क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। तो क्रिया की परिभाषा आप लोगों को क्लियर है? यदि क्लियर है तो ध्यान से सुनिए। जिन शब्दों से कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आज हमारा गला जो है वो सर्दी की वजह से थोड़ा बैठ गया है, तो आप लोग उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, क्रिया के रूपांतरण को, क्रिया का जो रूप परिवर्तन होता है, जो क्रिया का रूपांतरण होता है, इसका मतलब है क्रिया का रूप परिवर्तन। क्या? क्रिया का रूप परिवर्तन। जो क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है, क्रिया का रूप परिवर्तन, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया के रूप परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्रिया के रूप परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग वाच्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाच्य। तो ऑप्शन आपका कौन सा है? सेकंड। क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाच्य कहा जाता है क्रिया के रूपांतरण को। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। धीरे धीरे आगे हम बढ़ेंगे, है ना। देखो कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या कहलाती है? मुख्य क्रिया के साथ मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है। देखो मुख्य क्रिया के साथ अर्थ को स्पष्ट करने वाली, ये मुख्य क्रिया के साथ ही होती है। मुख्य क्रिया के साथ अर्थ
मुख्य क्रिया के साथ अर्थ को स्पष्ट करने वाली, स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, ये इन्होंने पूछा है। क्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? तो बताइए, मुख्य क्रिया के साथ अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। कैसे? मैं उदाहरण से आपको बता रहा हूँ। देखिए, जैसे राम, देखिए इधर, राम पुस्तक पढ़ता, यदि मैं इतने ही छोड़ दूँ, राम पुस्तक पढ़ता, क्या ये आपका जो वाक्य है वो अर्थ की दृष्टि से पूर्ण है? क्या नहीं। इसमें लिखा है राम पुस्तक पढ़ता है, ये होना चाहिए। तो ये जो पढ़ना है, ये तो आपकी जो पढ़ना है, ये आपकी क्या है जानते हो? ये आपकी मुख्य क्रिया है। और मुख्य क्रिया के साथ जो ये लगी है, ये आपकी है। ये आपकी क्या है? ये आपकी सहायक क्रिया है। ये आपकी क्या है? यही आपकी सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया यही है आपकी, ये आपकी सहायक क्रिया है। ठीक, नहीं समझ पाए हो, एक बार पुनः देखो। दूसरा वाक्य है ना, राम जाता है। यदि इतना लिख दे राम जाता, तो क्या इस सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट है? नहीं। अर्थ को स्पष्ट करने के लिए राम जाता है लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब आप जानते हो ये जाना क्या है? ये जाना आप लोग जानते हो क्या है? ये आपकी जाना जो है, ये आपकी क्या है? ये जाना आपकी मुख्य क्रिया है। क्या है? ये मुख्य क्रिया है। और ये है जो है, ये क्या है? इसी को कहते हैं हम सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। इसी को हम सहायक क्रिया कहते हैं। तो दोस्त ध्यान रखो, कभी भी सहायक क्रिया आपको पता करना हो कि सहायक क्रिया कौन है, तो ध्यान रखो, इधर देखो ध्यान से। सहायक क्रिया पता करना है तो ये मैं सहायक क्रियाएँ लिखे दे रहा हूँ। ये आपकी सहायक क्रियाएँ कौन सी? है, और आपका है, और आपका हूँ, ये आपका था, ठीक है, आपका थी, आपका थे। ये जो है, ये आपकी जो है, ये आपकी सहायक क्रियाएँ होती हैं। ठीक है, जो मुख्य क्रिया के बाद लगी होती हैं उनको हम सहायक क्रियाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं? जो मुख्य क्रिया के बाद रखी होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। देखो, मोहन, ऐसे देखो, मोहन रो रहा है। मोहन रो रहा है, इस बात को देखिए, मोहन रो रहा है। क्या? मोहन रो रहा है। अब मोहन आपका करता है, रोना आपकी क्या है? ये रोहन आपकी, ये मोहन आपका मोहन रो रहा है, रो रहा है। कौन सा? रो रहा है। रोना आपकी क्या है? ये रोना आप जानते हो आपकी मुख्य क्रिया है। अब यदि ऑप्शन में इतना दिया है रहा है, तो आप रहा को ही, रहा है जो ये है, रहा है को आप कह सकते हो कि भैया ये सहायक क्रिया है। क्या है? सहायक क्रिया है। ये कौन? रहा है आपकी सहायक क्रिया है। ठीक है, हाँ। यदि ऑप्शन में रहा है तो रहा है सहायक क्रिया है। अब रहा अलग है और है अलग है। यदि अलग अलग दिया जा रहा है तो रहा आपकी नहीं, रहा आपकी सहायक क्रिया नहीं हो सकती, तो आपकी है आपकी सहायक क्रिया बनेगी। और यदि इसी में पूछा है मुख्य, रहा, रो रहा है सहायक क्रिया और रो मुख्य क्रिया हो गई है। एक साथ दिया गया है, रहा है तो सहायक क्रिया है, और रहा अलग है अलग है, तो रहा आपकी सहायक क्रिया नहीं होगी। सहायक क्रिया आपकी होगी कौन? है। ध्यान रखना इस बात को। सही आंसर आपका सहायक क्रिया होगा। ठीक है, टहलना एक अच्छा व्यायाम है, में टहलना है, टहलना। ठीक है, टहलना क्रिया कैसी बनती है? देखो, धातु, धातु प्लस ना
लगाकर हम बताते हैं क्या, हिंदी की क्रिया बनती है। धातु में ना लगा के हम क्या बनाते हैं, क्रिया। धातुओं क्या होती हैं, देखो पहले धातु समझो। धातु इसी को हम मूल धातु भी कहते हैं। मूल धातु, जो लोग नहीं जानते हैं धातु और मूल धातु क्या होता है। क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के, देखो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, क्रिया के मूल रूप को धातु या मूल धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल धातु कहते हैं। मूल धातु कहते हैं, ध्यान रखो ये परिभाषा। क्रिया का जो मूल होता है उसे हम कहते हैं क्या, धातु या मूल धातु। ठीक है, जैसे क्रिया का मूल कौन सा, देखो जैसे आपकी पढ़, जैसे आपका लिख, जैसे आपका हंस, जैसे आपकी जा, जैसे आपकी रो, जैसे आपकी खा, ये आपकी जो सब है ये आपकी क्या है, ये आपकी धातुएं हैं। क्या है, ये आपकी धातुएं हैं। ये सभी आपकी धातुएं हैं, ध्यान रखिए। पढ़, लिख, हंस, जा और रो और खा, ये सब धातुएं हैं। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। और जब आप धातु में ना लगा देते हो तो क्रिया बन जाती है। धातु इसकी टहलना की धातु बताना, इसमें से ना हटा दो और क्या बचा, टहल। क्या, टहल, टहल धन ना बराबर क्या हो गया, टहलना। ये आपकी क्रिया है। अब इस क्रिया को तुम यदि कहा, किसी क्रिया को यदि किसी क्रिया का प्रयोग कहाँ पे किया जाए, यदि किसी क्रिया का प्रयोग कर्ता के स्थान पे, संज्ञा के स्थान पे कर दिया जाए, क्रिया को यदि संज्ञा बना दिया जाए तो वह क्रिया क्रियात्मक संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रियात्मक संज्ञा कहलाती है। देखो जैसे टहलना क्रिया है, यहाँ पे किस जगह इसको यूज किया है तुमने, कर्ता के स्थान पे। कहाँ यूज़ किया है, कर्ता के स्थान पे यूज़ किया है। इसका मतलब ये क्या है, ये आपकी एक क्रियात्मक संज्ञा है। क्या है, क्रियात्मक संज्ञा। जैसे अब हम एक वाक्य बनाए, देखो क्रिया को हम कर्ता के स्थान पे यूज़ करेंगे, संज्ञा के स्थान पे। हमने कहा तैरना, देखो तैरना एक अच्छा व्यायाम है, व्यायाम है। हमने कहा तैरना एक अच्छा व्यायाम है। अब आप देख रहे हो क्रिया जो है, क्रिया को हमने कहाँ पे यूज़ किया है, संज्ञा के स्थान पे। किस स्थान पे, संज्ञा के। जब किसी क्रिया को संज्ञा बना दिया जाता है, संज्ञा के स्थान पर यूज़ कर दिया जाता है, तो वह क्रिया कहलाने लगती है क्या, क्रियात्मक संज्ञा। क्या कहलाने लगती है, क्रियात्मक संज्ञा कहलाने लगती है। ठीक है, ये जैसे देखो इसमें देख लो, जैसे हमने कहा देश के लिए मरना। हमने कहा देश के लिए मरना गौरव की बात है, इसमें समझ लो। हमने कहा देश के लिए मरना गौरव की बात है, तो देश के लिए मरना गौरव की बात है। तो देश के लिए मरना ये कर्ता के स्थान है, और कर्ता के स्थान पे क्या लगी है, क्रिया यूज कर रहे हो। इसका मतलब ये क्रियात्मक संज्ञा है। कौन सी है, ये आपकी क्रियात्मक संज्ञा है।
क्रियात्मक संज्ञा का मतलब जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर यूज़ किए जाए तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? क्रियात्मक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियात्मक संज्ञा। ध्यान रखना, ठीक है। यस, अगला देखो। राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? राम सेब खाता है। देखो इधर, ऐसे वाक्य को ऐसे पहचाना करो, राम सेब खाता है, राम सेब खाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्वकालिक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, अनेकार्थक क्रिया है। तो तुम्हें देखो कभी भी पता करना है कि ये क्रिया अकर्मक है कि सकर्मक, इसकी पहचान मैं बताऊं। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया पहचाननी है तो क्या लगा के, क्या का उत्तर मिल जाए। यदि क्या का उत्तर मिल जाए तो क्रिया आपकी कैसी है? सकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। यदि क्या का उत्तर मिल जाए, क्या का उत्तर ना मिले तो अकर्मक है। अब देखो क्या लगाना कैसे है वो मैं बताऊं। लगाने का तरीका, राम क्या ऐसे लगाना, कर्ता रखने के बाद क्रिया लगाना। राम क्या खाता है, ऐसे लिखना। राम क्या खाता है, इसका देखो उत्तर मिलेगा आपको। राम क्या खाता है? राम सेब खाता है। सेब उत्तर मिल गया। इसका मतलब ये खाना क्रिया जो है ये सकर्मक क्रिया है। कैसी? सकर्मक क्रिया है। ओके। अब यदि ऐसा होता, देखो ये तो खाना क्रिया, ये कैसी है? सकर्मक क्रिया है। आपको पता चल गया कैसी है? सकर्मक क्रिया। पता चला। अच्छा, हम ऐसे लिख दे, राम रो रहा है, रो रहा है। अब ऐसा लिखते। अब इसमें भी क्या लगा के चेक करो, कर्ता लिखने के बाद क्या लगाओ। राम क्या रो रहा है। राम क्या रो रहा है? बताओ क्या आंसर मिल रहा है? राम क्या रो रहा है? कोई आंसर है कि राम आंसू रो रहा है? क्या रो रहा है? दुख रो रहा है? ऐसा कोई आंसर है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये जो आपकी रोना क्रिया है ये आपकी अकर्मक क्रिया है। कौन सी? ये आपकी अकर्मक क्रिया है। कौन सी? अकर्मक। कभी भी कर्ता के बाद और क्रिया से पहले क्या लगाने से यदि आपका उत्तर यदि वाक्य में मिल जाए या फिर कहीं पे भी यदि संभव है तो कह दो वो सकर्मक क्रिया है। और कर्ता के बाद और क्रिया से पहले क्या लगाने पर यदि उसका उत्तर ना मिले तो कह दो वो सकर्मक क्रिया है। कैसी है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो ये राम सेव खाता है कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। कैसी? सकर्मक क्रिया है। ठीक है। मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया कौन सा प्रकार है? मोहन किताब पढ़ता है। क्या लगाओ इसमें? इसमें भी क्या लगाओ? मोहन क्या पढ़ता है? मोहन क्या पढ़ता है? आंसर देखो तुम्हें मिल रहा है कि नहीं। मोहन क्या पढ़ता है? अरे भैया मोहन किताब पढ़ता है। आंसर मिल गया। ये मान लो कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है ना। अब यदि यहीं पे होता, देखो मोहन हंस रहा है, यदि ऐसा होता मोहन हंस रहा है, यदि ऐसा होता। अब इसमें लिखते मोहन क्या हंस रहा है। बताओ इसका क्या उत्तर है? बोलो बेटा। मोहन क्या हंस रहा है? क्या इसका उत्तर है आपके पास? मोहन क्या हंस रहा है? अरे नहीं, इसका उत्तर नहीं मिल रहा है ना। ये हंसना क्रिया कैसी है? अकर्मक क्रिया है। कैसी है? अकर्मक क्रिया है। ये कैसी क्रिया है? अकर्मक, है ना। ये ध्यान रखना। तो मोहन क्या हंस रहा है, उत्तर मिल गया सकर्मक क्रिया।
इनमें से सकर्मक क्रिया का भाग कौन सा है? वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था, बालक के बाद लगाना, बालक क्या हंसता है, बालक क्या हंसता है। तो बालक क्या हंसता है ये छोड़ दो, इसको दबा लो ऐसे करके, है ना। बालक क्या हंसता है, आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है, यह कर्मक क्रिया है। मंदाकिनी क्या रोती है, क्या सोती है, उत्तर नहीं मिल रहा है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, देखो ऐसे नहीं आप कह देना कि क्या आकाश में उड़ते हैं तो आंसर आ जाएगा पक्षी, गलत हो जाएगा। आप ऐसा कर्ता लिखने के बाद, कर्ता लिखने के बाद क्या लगाना, पक्षी क्या आकाश में, ऐसे लिखना, आकाश में उड़ते हैं, ऐसे करना। पक्षी क्या आकाश में उड़ते हैं, बताओ पक्षी क्या आकाश में उड़ते हैं, आंसर है नहीं है, अकर्मक क्रिया है। बालिका क्या लिख रही है, उत्तर मिलेगा बालिका निबंध लिख रही है, कौन सी, सकर्मक क्रिया का वाक्य है ना, ऐसे पहचानना है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक है? राम दौड़ा, राम क्या दौड़ा, आंसर नहीं मिला, अकर्मक क्रिया। मैं रुक गया, मैं क्या रुक गया, आंसर नहीं मिला, अकर्मक क्रिया है। खिलौना टूट गया, खिलौना क्या टूट गया, ऐसे लगाना। फिर मैं प्रेस कर रहा हूँ आपको, कर्ता लिखने के बाद खिलौना क्या टूट गया, खिलौना क्या टूट गया, क्या इसका आंसर है? खिलौना क्या टूट गया, नहीं है, आंसर नहीं, अकर्मक क्रिया। उसने क्या बेच दी, अरे भैया उसने कार बेच दी, उसने क्या बेच दी, कार, आंसर मिल गया, सकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? उजड़ना कौन सी क्रिया है, उजड़ना, उजड़ना अकर्मक है, उजड़ना कौन सी है, अकर्मक क्रिया। तो इसकी सकर्मक क्रिया बताना है, तो उजाड़ना, इसकी सकर्मक क्या हो जाएगी, उजाड़ना हो जाएगी, है, उजाड़ना क्या हो जाएगी, ये सकर्मक हो जाएगी, सकर्मक क्रिया, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, कैसे हो जाएगी देखो मैं बताऊं, आंसर उजाड़ना होगा। ठीक है, देखो इधर मैंने कहा घोंसला, मैंने कहा घोंसला उजड़ गया, उजड़ गया, तो ये आपकी अकर्मक क्रिया हो गई, कौन सी, ये आपकी हो गई अकर्मक क्रिया, अकर्मक। ये आपकी अकर्मक हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। अब हमने कहा मोहन ने, हमने कहा मोहन, मोहन ने पक्षियों, पक्षियों के घोंसलों को, क्या लिखा, पक्षियों के घोंसलों को उजाड़ दिया, क्या, उजाड़ दिया, है ना। तो हमने कहा मोहन ने पक्षियों के घोंसलों को उजाड़ दिया, तो उजाड़ देना मतलब उजाड़ना। अब उजाड़ थोड़ी, उजाड़ अकेले थोड़ी, तो उजाड़ दे, उजाड़ना, उजाड़ना आपकी क्या होगी, ये आपकी सकर्मक क्रिया हो गई। मोहन ने पक्षियों के घोंसलों को उजाड़ दिया, क्या उजाड़ दिया, पक्षियों के घोंसलों को उजाड़ दिया, तो घोंसलों को उजाड़ दिया, क्या का आंसर है, मोहन ने क्या उजाड़ दिया, घोंसलों को उजाड़ दिया, तो आपकी उजाड़ना क्रिया क्या है, सकर्मक, और उजड़ना क्या है, अकर्मक है। ठीक है, अगला
यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? मुड़ना, है ना? तो मुड़ना, तो मुड़ना आपकी जो है, मुड़ना ये आपकी जो है वो अकर्मक है, बिल्कुल सही। ये आपकी अकर्मक है, अकर्मक क्रिया है। गाड़ी मुड़ गई, ये जैसे आपका है गाड़ी मुड़ गई, गाड़ी मुड़ गई। मुड़ना आपकी जो है वो अकर्मक है। तो मोड़ना, क्या मोड़ना जो है वो उसकी, मोड़ना कौन सा, मोड़ना आपकी जो है वो सकर्मक क्रिया है। कौन सी? मोड़ना उसकी सकर्मक क्रिया, ये आपकी सकर्मक है, सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया। ठीक है। ये अगला देखो, निम्नलिखित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया है। रेलगाड़ी चली, रेलगाड़ी क्या चली? आंसर नहीं मिल रहा है। लड़का सोता है, लड़का क्या सोता है? आंसर नहीं मिल रहा है। चिड़ियाँ उड़ती हैं, चिड़ियाँ क्या उड़ती हैं? आंसर नहीं मिल रहा है। विद्यार्थी लिखता है, विद्यार्थी क्या लिखता है? विद्यार्थी क्या लिखता है? तो आप कह रहे हो विद्यार्थी निबंध लिखता है, विद्यार्थी कहानी लिखता है। तो देखो इसका आंसर मिल रहा है आपको, है ना? चाहे तो वाक्य में संभव हो या वाक्य में संभव ना हो, तो उस कर्म की कहीं ना कहीं संभावना हो। यदि कर्म की कहीं ना कहीं संभावना है तो उसे आप कह सकते हो कि ये एक सकर्मक क्रिया का वाक्य है। अकर्मक क्रिया इनमें से किस पर प्रभाव डालती है? अकर्मक क्रिया का प्रभाव ध्यान रखना। देखो, राम जाता है, राम जाता है, जाना आपकी, राम क्या जाता है? पता नहीं। कौन सी क्रिया है ये बेटा अकर्मक क्रिया। कौन सी? अकर्मक क्रिया है ये। कौन सी है? अकर्मक। तो जाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? राम पर। राम क्या है? कर्ता। तो कर्ता पर प्रभाव जब पड़ता है, काहे पे? कर्ता पे जब प्रभाव पड़ता है क्रिया का, तो ध्यान रखो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है और कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। अकर्मक क्रिया का प्रभाव हमेशा कर्ता पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया का, राम, देखो राम पुस्तक, देखो इधर पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ राम पुस्तक पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। पढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ेगा? पुस्तक पर। पुस्तक हमारा क्या है? कर्म है। कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है। तो कौन सी? ये आपकी सकर्मक क्रिया है। कौन सी? सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया का जो प्रभाव रहता है वो आपका कर्म पर रहता है, जबकि अकर्मक क्रिया का प्रभाव जो रहता है वो कर्ता पर रहता है। ठीक है बेटा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? देखो वैसे ही चेक करना। पानी क्या बरस रहा है? अकर्मक क्रिया। मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, मैं क्या पिसवाता हूँ? गेहूँ। सकर्मक क्रिया है। मैं श्याम निबंध लिखता है, श्याम क्या लिखता है? निबंध। सकर्मक क्रिया है ना? राम मोहन को रुला रहा है, राम किसको रुला रहा है? रोहन को। देखो रुलाना क्रिया जो है वैसे अकर्मक है, लेकिन यहाँ रुलाना क्रिया को सकर्मक बनाया गया है। क्यों? कैसे? क्या और किसको? क्या का यदि आंसर मिल जाए तो सकर्मक, या फिर एक वर्ड होता है कौन सा? किसको, या फिर एक होता है किसे। इनके यदि आंसर मिल जाए तो भी क्रिया आपकी जो होती है वो सकर्मक ही होती है। कौन सी होती है? सकर्मक होती है। ठीक है। तो क्या, किसको और किसे के आंसर मिल जाए? राम मोहन को रुला रहा है, राम को किसको रुला रहा है? मोहन को। देखो आंसर मिल गया, सकर्मक क्रिया के रूप में आई है अकर्मक क्रिया लेकिन सकर्मक क्रिया के रूप में आई है, इसलिए ये वाक्य सकर्मक क्रिया का बोला जाएगा। तो आपका अकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? पानी बरस रहा है। कौन सा? पानी बरस रहा है।
चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस है ना? चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। चिड़िया क्या उड़ रही हैं? चिड़िया क्या उड़ रही हैं? आपका आंसर आ रहा? नहीं आ रहा। अकर्मक क्रिया है। कौन सी? अकर्मक क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अकर्मक क्रिया है। कौन सी? लड़का खेलता है। लड़का क्या खेलता है? अरे लड़का क्रिकेट खेलता है। आंसर मिल गया, सकर्मक क्रिया है। बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे क्या पढ़ते हैं? कहानी पढ़ते हैं। आंसर मिल गया, सकर्मक है। लड़की रोती है। लड़की क्या रोती है? आंसर नहीं मिला, अकर्मक है। किसान बोता है। किसान क्या बो रहा है? बीज बो रहा है। आंसर मिल गया, सकर्मक है। एक ही क्रिया अकर्मक है ना? मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। इस वाक्य में कितने कर्म हैं? देखो, कभी भी कर्म पता करना, कर्म पता करना कि कितने कर्म हैं, कर्म पता करना। किसी वाक्य में क्या का भी आंसर हो और किसको का भी आंसर हो, क्या और किसको दोनों के आंसर मिल जाए तो समझ लो वहाँ कितने कर्म हैं? 2 कर्म हैं। क्या और किसको दोनों के आंसर मिल जाए तो कितने कर्म हैं? 2 कर्म हैं। मैंने गुरुजी को प्रणाम किया। प्रणाम किया। मैंने गुरुजी को प्रणाम किया। पहले क्या लगाया करो? मैंने गुरुजी को क्या किया तो आंसर आया प्रणाम किया, 1 कर्म। मैंने किसको प्रणाम किया? मैंने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी, एक दूसरा कर्म। 1 कर्म ये और 1 कर्म ये। कितने कर्म? 2 कर्म। इसमें कितने कर्म हैं? ये आपके 2 कर्म हैं। 2 कर्म हैं। ठीक, ध्यान रखना। कितने कर्म हैं? 2। अब देखो, पहले क्या लगाओ? मैं क्या पढ़ाता हूँ? वेद, 1 कर्म। मैं किसको पढ़ाता हूँ? लड़के को, एक ये कर्म। कितने कर्म हैं? बोलो, कितने कर्म हैं? 2। आंसर क्या है? ये। ठीक। मैंने नौकर से खाना बनवाया। देखो, यहाँ पे कहा गया है मैंने नौकर से खाना बनवाया। मैंने खुद नहीं बनाया। मैंने किससे बनवाया? नौकर से। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, देखो इसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया। देखो, प्रेरणार्थक क्रिया समझ लो क्या होती है। ठीक है, जब देखो क्या होती है? जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके कार्य को किसी दूसरे से करवाता है तो वहाँ कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक। ये आना ओब्लिक वाना प्रत्यय से बनती हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, प्रथम प्रेरणार्थक, एक तो ये होती है। दूसरी होती है द्वितीय प्रेरणार्थक। कौन सी? द्वितीय प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक होती है एक दूसरी।
प्रथम प्रेरणार्थक में आना प्रत्यय लगा रहता है। कौन सा? आना प्रत्यय, उसे कहते हैं प्रथम प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना प्रत्यय लगा रहता है। कौन सा? वाना। तो आना प्रत्यय वाली प्रथम प्रेरणार्थक और वाना प्रत्यय वाली द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, देखो जैसे हम बता रहे हैं, पहले हमने लिखा धातु, फिर प्रथम प्रेरणार्थक, फिर हमने लिखी द्वितीय प्रेरणार्थक। कैसे बनेगी मैं बता रहा हूँ। द्वितीय प्रेरणार्थक, जैसे धातु है आपकी पढ़, कौन सी है? पढ़। तो पढ़ से बनी देखो पढ़ाना, क्या बनी? पढ़ाना। और ये बनी क्या? पढ़वाना। इसमें वाना प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय? इसमें प्रत्यय जो है वो आना प्रत्यय है। कौन सा? आना प्रत्यय। इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा? इसमें वाना प्रत्यय। तो देखो पढ़ाना आना, पढ़वाना वाना। मैंने लिखा लिख धातु, तो ये मैंने लिख दिया लिखाना। मैंने ये कर दिया क्या? लिखवाना। क्या कर दिया? लिखवाना। ठीक। फिर मैंने लिख दिया यहाँ, जैसे आपने कहा रो धातु है, कौन सी? रो। तो ये हो गई आपकी कौन सी? आना वाना, रुलाना। क्या हो जाएगी? रुलाना। और रुलवाना, क्या? और रुलवाना, ये हो जाएगी। जैसे हस धातु है, हस धातु, समझना। तो इसका हो जाएगा हसाना। क्या हो जाएगा? हसाना। और यहाँ हो जाएगा क्या? हसवाना। क्या हो जाएगा? हसवाना। ये मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, है ना। तो जब कोई कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कौन सी? प्रेरणार्थक। और प्रेरणार्थक क्रियाएं हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक प्रथम प्रेरणार्थक और एक होती है द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में आना प्रत्यय लगा होता है और द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना प्रत्यय लगा होता है। क्या? वाना। इसलिए ये वाली है प्रथम प्रेरणार्थक, इनमें आना प्रत्यय लगा हुआ है, और ये वाली है द्वितीय प्रेरणार्थक, इनमें वाना प्रत्यय लगा हुआ है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यस। यदि दौड़ना कर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? लो बना लो ना, धातु। पहली धातु है ना, धातु से बनाओ धातु, फिर क्रिया भी लिख सकते हो, क्रिया बनाओ। फिर लिखो प्रथम, फिर प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक, फिर बनाओ बेटा द्वितीय प्रेरणार्थक। कौन सी? द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक, बना लोगे। जैसे आपने कहा दौड़, क्या है इसमें? दौड़ना। तो इसकी जो धातु है वो दौड़ है, दौड़ में ना लगाने से बना दौड़ना। इसकी प्रथम प्रेरणार्थक दौड़ाना। क्या? दौड़ाना। द्वितीय प्रेरणार्थक दौड़वाना। क्या? दौड़वाना। क्या बनेगा? दौड़वाना। तो देखो दौड़वाना लिखा है, ये आपका आंसर हो गया। देखो क्लियर हुआ होगा, है ना। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया आप तो समझ जाओगे। उठना, इसमें तो ना लगा, ये तो हिंदी की क्रिया है, ये हिंदी की क्रिया है। ना प्रत्यय लगने से जो बनती है उसे हिंदी की क्रिया कहते हैं, है ना। चमकना, इसमें भी ना लगा है, ये भी क्रिया। गिराना, देना, ये भी क्रिया। गिराना, गिराना प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? इसमें भैया आना प्रत्यय लगा है ना। और यदि वाना लगा देते तो द्वितीय प्रेरणार्थक गिरवाना, गिरवाना, ये द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाती है, ये द्वितीय प्रेरणार्थक होती है ना। यस। अगला देखो, जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए, उसे पहली क्रिया को क्या कहते हैं?
उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। समझ लो क्या होता है पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक कार्य समाप्त कर तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है, उसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया, है ना। पूर्वकालिक क्रिया में दो कार्य होते हैं। कौन सी क्रिया? देखो, पूर्वकालिक, इसको भी समझो। पूर्वकालिक क्रिया, इसमें कितने कार्य होते हैं? इसमें दो कार्य होते हैं। कितने? दो कार्य। एक कार्य पहले, एक कार्य होता है पहले और दूसरा कार्य बाद में। कैसे होता है? बाद में। जो पहला वाला कार्य होता है उसी क्रिया को कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया बनती कैसे है? देखो, बनती है धातु प्लस कर, करके और ते ही लगा के। क्या लगा के? ते ही। किसी भी क्रिया में धातु में कर करके ते ही लगा हो, समझ लो वो पूर्वकालिक क्रिया है। देखो, हमने कहा वह पढ़ करके सो गया। वह पढ़ करके सो गया। देखो, दो क्रियाएं। एक तो क्रिया है यहाँ पढ़ना और एक क्रिया है यहाँ सोना। तो क्रियाएं कितनी हो रही हैं? दो क्रियाएं हो रही, एक पढ़ना और सोना। कौन सी क्रिया पहले हो रही, कौन सी बाद में? पढ़ करके सो गया। तो इसमें पढ़ने वाली क्रिया पहले और सोने वाली बाद में। जो क्रिया पहले हो उसी को कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। ठीक। इसमें देखो, धातु प्लस कर। इसमें पढ़ धातु में क्या लगा है? क्या लगा है? कर लगा है, करके, है ना। तो यही आपकी कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया है। इसी को कहोगे पूर्वकालिक क्रिया। जैसे आपने कहा देखो, वह जाते ही सो गया। वह जाते ही सो गया। तो पहले वह जा गया, तो ये आपकी एक क्रिया ये है, एक क्रिया ये है। दूसरी सो गया, दूसरी क्रिया ये है। किसी वाक्य में दो क्रियाएं हों, जो क्रिया पहले हो उसे कहते हैं पूर्वकालिक। पहले कौन हो रही है? पहले वाली क्रिया, पहले होने वाली क्रिया यही तो है। इसी को कहेंगे क्या? पूर्वकालिक क्रिया। क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। इसी को पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। इसमें भी देखो, धातु प्लस ते ही लगा है, जाते ही, जा प्लस ते ही लगा है, तो यही पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया का भेद वाला सही वाक्य है। रोहन चाय पीकर बैठ गया। एक तो ये क्रिया है पीना, और एक है बैठ गया। एक ये क्रिया। कितनी क्रियाएं? दो क्रियाएं। कौन सी क्रिया पहले हुई? पहले उसने चाय पी, फिर बैठ गया। तो चाय पीने वाली क्रिया पहले हुई है और बैठने वाली बाद में, फिर आराम से बैठ गया। तो पीने वाली क्रिया पहले हुई है, तो ये कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया। अगला, निम्नलिखित में धातु क्रिया का प्रयोग कर, निम्नलिखित में नाम धातु का प्रयोग कर क्रिया विकल्प में है। नाम धातु का प्रयोग कर, नाम धातु, देखो नाम धातु क्रिया, देखो इधर देखो, हम बताएं इसके बारे में। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया कौन सी क्रिया? हाँ, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया जानते हो?
नाम धातु जो क्रिया होती है वो आपकी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है, और विशेषण से, काहे से? विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। संज्ञा से बनाओ, संज्ञा से देखो, संज्ञा से बनाओ। जैसे हाथ से हथियाना, हथियाना है ना। जैसे बात से बतियाना। जैसे लात से लतियाना, है ना। इनमें आना या इयाना लगा होता है। ठीक है, यस, आना या इयाना, ये आपकी जो क्रियाएं हैं ये कैसी है? ये संज्ञा से बन रही है क्रियाएं, नाम धातु क्रियाएं। या सर्वनाम से भी बनती हैं, सर्वनाम से भी बन सकती हैं। सर्वनाम से देखो, सर्वनाम से कैसे? जैसे अपना से अपनाना। विशेषण से भी बनती हैं। किससे? विशेषण से भी बनती हैं ये, है ना। किससे बनती है ये? इनको आप विशेषण से भी बना सकते हो। ठीक है, हाँ। जैसे गर्म से विशेषण से बनाओगे, एक विशेषण से भी लिख लो। जैसे विशेषण से, जैसे गरम से, गरम विशेषण होता है, गरम, ठंडा, ठंडा, तो गर्म से गरमाना, ठंडा से ठंडाना है। तो ये आपकी देखो बनी है। ये इस तरह से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रियाओं को हम लोग कहते हैं क्या? नाम धातु क्रिया। समझ गए होगे आप, है ना। तो इसमें देखो एक हथियाना, हथियाली, हथियाना लिखा है, ये हथियाना लिखा है। इसका मतलब ये क्रिया कैसी है? नाम धातु क्रिया। तो ये वाला वाक्य हो जाएगा। क्लियर है ना? नाम धातु क्रिया, इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से जो बनती हैं क्रियाएं, है ना, उन्हें रूप परिवर्तन होके जो बनती हैं उन्हें कहते हैं नाम धातु क्रिया, है ना। जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे कहते हैं क्या? संज्ञा और विशेषण से बनती हैं उन्हें हम नाम धातु क्रिया क्या कहते हैं? नाम धातु। सर्वनाम और है यहाँ, संज्ञा और सर्वनाम और जोड़ देना। सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनने वाली क्रियाओं को क्या कहते हैं? नाम धातु। ठीक है, हाँ, नाम धातु क्रिया। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया के भेद। संयुक्त क्रिया के भेद कितने हैं जानते हो? 11। संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं? तो संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। कितने? 11 भेद होते हैं संयुक्त क्रिया के। कितने भेद होते हैं? 11 भेद होते हैं संयुक्त क्रिया के। कौन कौन से बताएं क्या आपको? देखो, संयुक्त क्रिया के भेद देख लो, 11 भेद।
आरंभ बोधक, आरंभ बोधक, संयुक्त क्रिया। इधर हम शॉर्ट में लिखेंगे संयुक्त क्रिया, ठीक है, ध्यान रखना। समाप्ति बोधक, दूसरा नंबर, दूसरा समाप्ति बोधक, समाप्ति बोधक, संयुक्त क्रिया, ये उसी में चलेगा। तीसरा आपका निश्चय बोधक, निश्चय बोधक, संयुक्त क्रिया। चौथा अवकाश बोधक, अवकाश बोधक, संयुक्त क्रिया। पांचवा नित्यता बोधक, नित्यता, इसे नित्यता बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं? नित्यता बोधक, संयुक्त क्रिया। छठवां अभ्यास बोधक, क्या इसे कहते हैं? अभ्यास बोधक, संयुक्त क्रिया, अभ्यास बोधक। सातवां, सातवां देखो आरंभ बोधक हो गई, ठीक। सातवां देखो अनुमति बोधक, अनुमति बोधक, अनुमति बोधक। फिर आपकी इच्छा बोधक, कौन सी? इच्छा बोधक, ठीक है, इच्छा बोधक होती है आपकी, इच्छा बोधक। निश्चय बोधक हो गई, हाँ निश्चय बोधक हो गई, ठीक है। फिर अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक, 9 नंबर, शक्ति बोधक, कौन सी? शक्ति बोधक। और 10वां आपकी है शक्ति बोधक की पुनरुक्ति बोधक, पुनरुक्ति, ये पुनरुक्ति बोधक, ठीक है। और 11 एक और भेद रह गया आपका, है ना, हाँ, अभ्यास बोधक हो गई। आवश्यकता बोधक, अवकाश बोधक, ये आवश्यकता बोधक और है, कौन सी? ये 11वां आवश्यकता बोधक, आवश्यकता बोधक। ये आपकी क्रियाओं के कितने भेद हैं? ये 11 भेद होते हैं, ठीक है। संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, तो बताओ कौन सा नहीं है? ये नाम बोधक जो है ये संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है ना, ये नहीं है भेद। ये देखो निकल आए अवकाश, निश्चय और नित्यता बोधक, ये सब निकल आए, ठीक है। तो ये होते हैं 11 भेद। दिए गए वाक्य की वृत्ति ज्ञात कीजिए। तुम्हें कार बिल्कुल नहीं मिलेगी। अरे तुम्हें ये कार बिल्कुल नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं निश्चय ये बात कही जा रही है, निश्चयार्थक रूप है कि तुम्हें ये कार बिल्कुल नहीं मिलेगी। यस, ये इनमें से किस वाक्य में सजाती क्रिया का भेद है? सजाती क्रिया, सजाती क्रिया जान लो, चलो सजाती क्रिया जानो। सजाती क्रिया, जिस क्रिया के, देखो जानो सब लोग, जिस क्रिया के कर्म और क्रिया, जिस क्रिया के कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने हों, एक ही धातु से बने हों, उसे क्या कहते हैं? उसे सजाती क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सजाती क्रिया कहते हैं, सजाती क्रिया कहते हैं, ठीक है। देखो ध्यान दो इस बात पे, जिस क्रिया के कर्म और क्रिया, ये कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने हों, कर्म और क्रिया की धातुएं
एक ही हों, समझ लो वो क्रिया सजाती है। देखो, जीना एक कला है, नहीं है इसमें। पक्षी डाल पर चहचहाते हैं, नहीं, ये तो चहचहाना है, ये तो चहचहाना है भाई मेरे। ये आपकी हिननाना, हिननाना, ये अनुकरणात्मक क्रियाएं हैं जो ध्वनियों से बनती हैं। आगे बताएंगे, जो ध्वनियों से बनती हैं उन्हें अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं, ये नहीं। देखो, इसमें वह अनेक बोलियां बोलता है। क्या बोलता है? बोलियां। बोलियां आपका क्या है? बोलियां आपका क्या है? बोलियां आपका कर्म है। क्या है? कर्म। और बोलना क्या है? आपकी क्रिया। इसकी एक ही धातु से बनी है दोनों। कौन सी? बोल धातु। कौन सी धातु है? बोल धातु। बोल धातु से बोलियां भी बना है, बोल धातु से बोलता भी बना है। कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने हैं। जब कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने होते हैं उसे बेटा क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। उसे कहते हैं सजाती क्रिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसे क्या कहते हैं? सजाती क्रिया कहते हैं, है ना? यस, सजाती क्रिया। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी, इसका मतलब किया करती थी। अभ्यास की बात है भाई, अभ्यास बोधक। कहाँ? लड़का है ना, सोनी साइकिल चलाती थी, चलाया करती थी। सोनी साइकिल चलाया करती थी। काहे के लिए? अभ्यास के लिए। लड़का दौड़ा करता है। लड़का ऐसे, लड़का दौड़ा ऐसे, लड़का दौड़ा करता है। लड़का दौड़ा करता है, इसका मतलब दौड़ने का अभ्यास करता है। दौड़ने का क्या करता है? अभ्यास करता है। अभ्यास बोधक क्रिया है। क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को हमने बताया। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। लिखना में कौन सी धातु है? जल्दी बताओ। लिखना में कौन सी धातु है? हंसना में कौन सी धातु है? पढ़ना में कौन सी धातु है? जाना में कौन सी धातु है? रोना में कौन सी धातु है? बताओ। इसमें धातु है कौन? लिख। इसमें कौन सी है? हंस धातु। इसमें कौन सी है? पढ़ धातु। इसमें कौन सी है? जा धातु। इसमें कौन सी है? रो धातु। आप समझ गए धातुएं क्या होती हैं? ठीक है, धातु को ही हम मूल धातु भी कहते हैं। ठीक है, पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? पढ़ रहा था। जैसे हमने कहा राम पढ़ रहा था, तो एक तो क्रिया है पढ़ना, ये क्रिया है, और एक क्रिया है रहा था, ये सहायक क्रिया है। एक ये क्रिया है। जहाँ 2 या 2 से अधिक क्रियाएं संयुक्त होती हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जहाँ 2 या 2 से अधिक क्रियाएं जुड़ती हैं। क्या जुड़ती हैं? जुड़ती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संयुक्त क्रिया। उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं।
उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो ये आपकी कौन सी है? पढ़ रहा था, संयुक्त क्रिया है। कौन सी? संयुक्त क्रिया है। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त एक क्रिया संयुक्त क्रिया नहीं है। देखो, दिल्ली जा रहा था संयुक्त क्रिया है वैसे तो। वह कॉलेज में पढ़ता है, पढ़ता और है, ये भी संयुक्त क्रिया है। डॉक्टर लौटी, वापस लौटी है ना। तो इसमें देखो, शीला बहुत अच्छी डॉक्टर है, इसमें एक ही क्रिया है केवल। कौन सी? सहायक क्रिया है केवल। केवल कौन सी क्रिया है? सहायक। इनमें दो दो क्रियाएं हैं, एक तो जा और एक रहा, दो क्रियाएं। पढ़ता है, दो क्रियाएं। वापस लौटना है, दो क्रियाएं। इसमें एक ही क्रिया है। तो प्रयुक्त एक क्रिया संयुक्त क्रिया नहीं है। कौन सी? ये, इसमें संयुक्त क्रिया नहीं है। जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया। में कौन सा वाच्य है? जिलाधिकारी ने उपस्थित रहने का निर्देश दिया। किसने दिया? जिलाधिकारी ने दिया। तो कर्ता कार्य करे तो कर्तवाच्य। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। देखो, वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। वाच्य देखो, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। नंबर एक, कर्तवाच्य। नंबर दो, कर्मवाच्य। नंबर तीन, भाववाच्य। कौन सा? भाववाच्य। इसमें कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। कर्ता प्रधान होता है तो कर्मवाच्य, ध्यान रखना। कर्म प्रधान हो तो कर्मवाच्य। इसमें कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्मवाच्य में कर्ता कर्म प्रधान होता है, कर्म प्रधान, ठीक है। और भाववाच्य में क्या होता है बेटा? भाव प्रधान होता है। कौन सा? भाव प्रधान होता है, ध्यान रखना। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं बेटा? ध्यान रखो, वाच्य तीन प्रकार के, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जिसमें कर्ता की प्रधानता कर्तवाच्य, कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य, भाव की प्रधानता भाववाच्य। ठीक है। तो इसमें कर्ता की जिलाधिकारी ने उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, तो इसमें कहीं ना कहीं कर्तवाच्य है, किसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है? जिलाधिकारी के अकॉर्डिंग। तो ये आपका है कौन सा? कर्तवाच्य, ठीक है, ओके। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य कौन सा है? देखो, जो आपका कर्तवाच्य होता है, देखो इधर कर्तवाच्य, इसमें दो प्रकार की क्रियाएं आती हैं। इसमें अकर्मक क्रिया, कर्तवाच्य में अकर्मक क्रिया भी हो सकती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, दोनों प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं, अकर्मक और सकर्मक, ठीक है, दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कर्मवाच्य में क्या होता है ये बता दूं मैं तुम्हें। कर्मवाच्य में क्या होता है? इसमें जो होता है एक ही क्रिया होती है, केवल और केवल सकर्मक क्रिया। कौन सी? सकर्मक क्रिया होती है, तो कर्मवाच्य होगा, है ना। और वाक्य में ये भी बता दूं, वाक्य में से, द्वारा, के द्वारा लगा होगा, के द्वारा लगा होगा, समझ जाना कौन सा? कर्मवाच्य है, ठीक है। भाववाच्य में क्या होता है? देखो, भाववाच्य बताएं, समझो बात को। भाववाच्य में केवल एक ही क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं होती दोस्तों, ठीक है। तीनों के लिए क्या ध्यान रखोगे? कर्तवाच्य में दोनों क्रियाएं होती हैं, अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होती है और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। ये भाववाच्य में कहीं ना कहीं पहचान जो होती है
भाववाच्य की मैं बता रहा हूँ, उसमें समर्थता, समर्थता या असमर्थता जाहिर होती है। असमर्थता जाहिर होती है। जैसे कहा गया मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, इसका मतलब मुझे में बैठने की समर्थ नहीं है। ऐसे वाक्य जो होते हैं वो भाववाच्य के होते हैं। ठीक है, ये तो राम किताब पढ़ता है, देखो राम किताब, देखो बताएं आपको, पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है। फिर हमने कहा देखो सीता किताब, कैसे तुम जानोगे किस वाच्य का है? सीता किताब पढ़ती है। देखो क्रियाएं किसके अकॉर्डिंग बदल रही हैं? ये आपका है कर्ता, ये है आपका कर्म, ये है आपका क्रिया। ये क्रियाएं देखो, राम था तो राम के हिसाब से पढ़ता, सीता इसका लिंग बदल गया, स्त्रीलिंग कर दिया तो पढ़ती हो गया। इसका मतलब क्रियाएं किसके हिसाब से बदल रही हैं? क्रियाएं कर्ता के हिसाब से बदल रही हैं। जब क्रियाओं में परिवर्तन कर्ता के हिसाब से होता है तो कर्तवाच्य होता है, और जब क्रियाओं में परिवर्तन कर्म के हिसाब से होता है तो कर्मवाच्य होता है, और जब क्रियाओं में परिवर्तन भाव के हिसाब से होता है तो भाववाच्य होता है। इस बात को ध्यान रखना। क्रियाओं में परिवर्तन कर्ता के अनुसार तो कर्तवाच्य, क्रियाओं में परिवर्तन कर्म के हिसाब से कर्मवाच्य, क्रियाओं में परिवर्तन भाव के अनुसार भाववाच्य। अब यहाँ परिवर्तन क्रियाओं में हो रहा है किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार, तो कौन सा वाच्य? कर्तवाच्य। ये आंसर आपका राइट हो गया। मुझे लगता है कुछ समझ में आया होगा। जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता के लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं, कौन सा होता है? कर्तवाच्य। अभी हाल बताया। जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं तो कौन सा वाच्य? कर्तवाच्य। देखो राम है ना, राम कहानी लिख रहा है। देखो यहाँ लिख दिया तुमने सीता कहानी लिख रही है। देखो यहाँ राम था, लिख रहा है, यहाँ सीता लिख रही है। कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो रहा है, रहा रही, इसका मतलब कर्तवाच्य है। ठीक है, कर्तवाच्य। मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? मैं बाजार जाता हूँ, वह बाजार जाती है। हमने कहा मैं बाजार जाता हूँ, देखो मैं, फिर देखो बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, ये लिखा। अब ऐसे ही लिख लिया करो, सीता बाजार, ऐसे लिख लिया करो, बाजार जाती है, सीता बाजार जाती है। मैं के हिसाब से जाता है, मैं बाजार जाता हूँ, ये जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ। मैं के हिसाब से हूँ, सीता बाजार जाती है, यहाँ पे जीती हो गया। कर्ता के अनुसार क्रियाएं बदल रही हैं, कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य। कौन सा? कर्तवाच्य। उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य में कर्तवाच्य में लिखिए, उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे। कौन से बात की है? फ्यूचर, आपका भविष्य काल की बात है। अब तुम्हें आंसर भी भविष्य काल में देना है, तो वह आंसर होगा वह 2 पत्र लिखेगा। आंसर भी तुम्हें भविष्य में देना है। यदि आपका आंसर जो है
भविष्यकाल का है तो क्वेश्चन भविष्यकाल का है, आंसर भी भविष्यकाल में होना चाहिए। वह 2 पत्र लिखेगा, ये नहीं लिखना वह 2 पत्र लिखेगा, लिखता है, गलत हो जाएगा। उसने अपने भाई को पढ़ाया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? उसने अपने भाई को पढ़ाया, उसने अपने भाई को पढ़ाने का काम किसके द्वारा हुआ है? उसके द्वारा। कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य। कौन सा? कर्तवाच्य। सीता नहीं पढ़ती है, मैं कौन सा वाच्य है? सीता नहीं पढ़ती है। देखो सीता लिख के देख लिया करो, सीता नहीं पढ़ती है। अब ऐसे राम कर लो, राम नहीं पढ़ता, देखो पढ़ता है। यहाँ देखो सीता था तो आपका पढ़ती स्त्रीलिंग क्रिया आ गई, यहाँ राम है तो क्रिया भी पुल्लिंग हो गया। यहाँ पुल्लिंग है तो यहाँ भी पुल्लिंग, यहाँ स्त्रीलिंग, यहाँ भी स्त्रीलिंग। कर्ता के अनुसार क्रियाएं बदल रही हैं। कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य। वाच्य क्या होता है? बोलो, वाच्य क्या होता है? कभी क्वेश्चन आ जाए, वाच्य क्या होता है? क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। इनमें से कर्तवाच्य का उदाहरण कौन सा है? भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, छोड़ने का काम किसने किया है? भारत ने। माँ ने बेटी को पुकारा, श्याम के द्वारा लगा है, कर्म कारक है। कौन सा? कर्मवाच्य है। के द्वारा लगा होता कर्मवाच्य होता है, होता कि नहीं? इसका मतलब कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं बताया है? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्तवाच्य, जल्दी बोलो, कर्तवाच्य। दूसरा कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। तीसरा कौन सा? भाववाच्य, भाववाच्य। वाच्य कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है? मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, छात्रों द्वारा सजावट की गई, आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? इसमें द्वारा लगा है, कर्मवाच्य हो गया। कौन सा? कर्मवाच्य। इसमें द्वारा लगा है, ये भी कर्मवाच्य हो गया। ये मजदूर से उठा नहीं गया, भाववाच्य। उठने में असमर्थता है, भाववाच्य। ठीक है, तो आपका कर्तवाच्य कौन है? मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, कर्तवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन पराया कर्ता के अनुसार होते हैं, वो हमेशा कर्तवाच्य होता है ना? निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य हो नहीं है? कर्मवाच्य नहीं है। द्वारा, इसमें कर्मवाच्य है। दोषी व्यक्ति द्वारा कर्मवाच्य है। बालक खिलखिला कर हंस रहा था, उससे खाना नहीं खाया गया, है ना? उससे खाया नहीं गया। खाना जो क्रिया है सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया का वाक्य है, तो कहीं ना कहीं ये भी कर्मवाच्य होगा। कौन सा वाच्य? कर्मवाच्य। तो आपका सही वाक्य है कौन सा? ये बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, ये आपका जो है वो कौन सा है? कर्तवाच्य का है। ठीक है, इसमें कर्मवाच्य नहीं है। आम खाया गया, क्या खाया गया? आम खाया गया। राम के द्वारा आम खाया गया, ऐसे लिख सकते हो, राम के द्वारा आम खाया गया, आम खाया गया। द्वारा आ गया, कौन सा वाच्य है?
कर्मवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। आम खाया गया, आम खाया जाता है, आम के अनुसार आम जो है क्या खाया जाता है? आम। आम क्या है? कर्म। कर्म के अनुसार क्रिया दी गई है। यदि यहाँ लिख देते इमली खाई जाती है, तो इमली के हिसाब से इमली खाई जाती है, खाई जाती है। इमली खाई जाती है। क्या खाई जाती है? इमली। इमली क्या है? कर्म। कर्म के हिसाब से क्रिया है, कर्म के हिसाब से क्रिया है, कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य? कर्मवाच्य। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती, द्वारा लगा है, मैंने बताया था, द्वारा में हमेशा कर्मवाच्य। इनमें से किस वाच्य में कर्मवाच्य है? राम पुस्तक पढ़ेगा, राम, इसमें पुस्तक कर्म है, कर्मवाच्य नहीं, कर्मवाच्य है। इसमें भी श्याम पुस्तक पढ़ेगी, सीता कर दोगे सीता पुस्तक पढ़ेगी, हो जाएगा, कर्तवाच्य है इसमें। इसमें भी श्याम की जगह कर लो सीता। सीता ने पुस्तक पढ़ी। देखो पढ़ी में कोई परिवर्तन आया, हमने श्याम की जगह सीता कर दिया, लेकिन क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसका मतलब ये क्रिया कर्म के हिसाब से है। इसमें कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। निम्न में से किस वाच्य में कर्मवाच्य है? श्याम पुस्तक पढ़ेगा, श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, सीता पुस्तक पढ़ रही है, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, है ना। इनमें से किस वाच्य में कर्मवाच्य है? दो दो निकल रहे हैं यहाँ तो। सीता ने पुस्तक पढ़ी, ये गलत आंसर है इसमें। अगला, रमा पुस्तक पढ़ेगी को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। रमा पुस्तक पढ़ेगी, इसका मतलब रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, के द्वारा लगा है, कर्मवाच्य। अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एकवचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया कौन से वाच्य में होती है? भाववाच्य में। भाववाच्य में ध्यान रखो, अकर्मक धातुओं से बनती है, अकर्मक धातु होती है उसमें, भाववाच्य में, है ना। मुझसे अब नहीं चला जाएगा, चलने में क्या है बेटा? असमर्थता। असमर्थता, जहाँ असमर्थता या समर्थता होती है वहाँ होता है कौन सा वाच्य? आप जानते हो, भाववाच्य। कौन सा वाच्य होता है? भाववाच्य। और क्रिया कैसी? अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। चलना कैसी क्रिया है? अकर्मक है। कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। उससे दौड़ा नहीं जाता, दौड़ना क्रिया कैसी है? अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है। और यहाँ असमर्थता है, असमर्थता है, असमर्थता या समर्थता हो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ मतलब वहाँ अकर्मक क्रिया हो, समर्थता और असमर्थता की बात हो, भाववाच्य होता है। कौन सा? भाववाच्य। ठीक है, तो ये आपके जो क्वेश्चंस थे, ये आपका पूरा टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया। आपका कौन सा? क्रिया और वाच्य।
क्रिया और वाच्य आपका टॉपिक जो है पूर्णतया कंप्लीट है। और ऐसे ही आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए। आपके बराबर पूरा सिलेबस आपको हमने बताया था 25 क्लास में आपका पूरा सिलेबस जो है हिंदी का कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद।